दोस्तों, जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस घटना में भी, जिसे सुनकर पूरा सीरिया ही कांप उठा था। सीरिया की राजधानी दमिश्क के उस घर में एक बूढ़ा शेख लगातार अपनी नेपाली मूल की नौकरानी को हड़का रहा था। वो बूढ़ा शेख बड़े ही बुरे तरीके से उस नेपाली लड़की को हड़का रहा था। नेपाली मूल की वो खूबसूरत लड़की उस बूढ़े शेख से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो बूढ़ा शेख दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अब हड़काते हड़काते ही वो बूढ़ा शेख नेपाली मूल की उस लड़की से बोलता है कि तुझे तो मैं आज ऐसी सज़ा दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। अब इतनी बात बोलने के बाद वो बूढ़ा शेख वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके 10 मिनट बाद ही वो बूढ़ा शेख वहाँ पर वापिस आता है। आने के बाद वो बूढ़ा शेख नेपाली मूल की उस लड़की के दोनों हाथ पीछे से बांध देता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने कंधों पर उठाकर अंदर बेडरूम में लेकर चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद वो बूढ़ा शेख एक ही झटके में उस लड़की के कपड़े अलग कर देता है, और कपड़े अलग करने के बाद वो उसके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। और जैसे ही उस बूढ़े शेख को पता चलता है कि वो लड़की संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो बड़े ही बेदर्द तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो लड़की उस बूढ़े शेख को अपने आप को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो बूढ़ा शेख उसकी एक नहीं सुनता। वो तो पूरी ताकत के साथ उसके साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। करीब 20 मिनट तक संबंध बनाने के बाद वो बूढ़ा शेख उस लड़की के हाथ खोलकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये घटना सीरिया की है, जहां पर एक बूढ़ा शेख नेपाली मूल की एक लड़की को जो उसके घर में काम करती थी उसे बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद वो कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहता है। लेकिन आखिर में वो लड़की उस शेख से ऐसा बदला लेती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 12 मई 2009 नेपाल का एक जिला जनकपुर के पास ये कस्बा पड़ता है जिसका नाम है खीरो, और इसी खीरो का रहने वाला बछराज के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 4 बेटियां थी। बछराज की जनकपुर में ही स्टेशनरी की छोटी सी दुकान थी, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बछराज की 4 बेटियों में से बड़ी बेटी, जिसका नाम था कविता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर में ही रह रही थी। अब क्योंकि कविता की उम्र 24-25 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी थी। अब इसी बीच में एक दिन कविता के लिए पास ही के एक इलाके से एक अच्छा रिश्ता आता है, और ये रिश्ता बछराज को जम जाता है। इसके बाद दोनों परिवार बैठकर कविता का रिश्ता पक्का कर देते हैं, और करीब 3 महीने बाद ही कविता की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद कविता दुल्हन का लिबास पहनकर अपने ससुराल में पहुंच जाती है, और अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। अब देखते ही देखते कविता की शादी को 1 साल गुजर जाता है। दरअसल बछराज के पास जितनी भी जमा पूंजी थी, वो सारी जमा पूंजी कविता की शादी में ही खर्च हो गई थी। इसीलिए बछराज को अब बाकी की बेटियों की शादी की चिंता भी सताने लगी थी, और इसीलिए बछराज आए दिन टेंशन में रहने लगे थे। अब टेंशन में अपने पिता को देखकर कविता की छोटी बहन, जिसका नाम सुमन था, वो भी परेशान हो रही थी। लेकिन सुमन एक लड़की थी, वो इसमें क्या कर सकती थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन सुमन अपने माँ बाप से बोलती है कि मेरी कई सहेलियाँ सीरिया में जाकर जॉब कर रही हैं, और वहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं, क्यों ना मैं भी सीरिया में चली जाऊं। अब सुमन की ये बात सुनकर बछराज पहले उसे मना कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि आखिर अकेली लड़की का विदेश में क्या काम है। लेकिन बछराज के सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि उसने बाकी की बेटियों की भी शादी करनी थी। इसीलिए बछराज और उसकी पत्नी सुमन को विदेश में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसे विदेश में भेजने के लिए अब पैसों की ज़रूरत थी। अब पैसे कहाँ से आएंगे, यही परिवार वाले सोच रहे थे। लेकिन तभी सुमन की माँ सुमन से बोलती है, बेटी, मेरे पास जो भी गहने हैं मैं उन्हें बेचकर पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी,
तू बस विदेश में जाने की तैयारियां कर। अब ये बात सुनकर सुमन को बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। और तभी सुमन अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मैं विदेश में जाऊंगी तो तुम्हें पैसे भेजकर मैं तुम्हें नए गहने दिलवा दूंगी। अब इसके अगले दिन ही सुमन अपने पिता बछराज के साथ एक एजेंट के पास पहुंच जाती है जो लोगों को विदेश में भेजने का काम करता था। वो एजेंट सुमन को सारा खर्चा बता देता है और इसके साथ ही वो सुमन को बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब इसके बाद सुमन घर आकर वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके एजेंट के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो एजेंट सुमन से बोलता है, तुम्हारा वीज़ा जल्द ही आ जाएगा, तुम बस सीरिया जाने की तैयारी करो। अब 10 जनवरी 2012 को वो एजेंट सुमन को नेपाल से सीरिया जाने वाली फ्लाइट में बिठा देता है। सुमन के साथ और भी कई लड़के लड़कियां उस फ्लाइट में मौजूद थे जो सीरिया में काम करने के लिए जा रहे थे। अब करीब 6 घंटे की यात्रा के बाद सुमन सीरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमिश्क पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अब जैसे ही सुमन एयरपोर्ट से बाहर आती है तो उसे रिसीव करने के लिए एक एजेंट पहले से ही मौजूद था। वो एजेंट सुमन को अपने साथ उस घर में लेकर चला जाता है जिस घर का सुमन का वीज़ा लगा था। ले जाने के बाद अब वो एजेंट सुमन को घर के मालिक से मिलवाता है जिसका नाम था जफर सुपारी। जफर सुपारी जो एक शेख था। दरअसल जफर सुपारी उस घर में बिल्कुल अकेला रहता था क्योंकि जफर सुपारी के बाकी के परिवार के लोग किसी और कंट्री में रहते थे। अब जफर सुपारी जैसे ही सुमन को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि सुमन दिखने में बेहद सुंदर थी। अब इसके बाद जफर सुपारी सुमन को सारा काम समझा देता है। काम समझाने के बाद जफर सुपारी सुमन को रहने के लिए कमरा भी दे देता है। अब सुमन उस कमरे में रहने लगती है और बड़ी ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने काम पर लग जाती है। अब उस बूढ़े शेख के घर में काम करते करते सुमन को 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों में सुमन ने बहुत सारे पैसे अपने घर वालों को भेज दिए थे और बछराज के ऊपर जितना भी कर्जा था वो सारा का सारा कर्जा सुमन ने 6 महीनों में ही उतार दिया था। दरअसल सुमन का मालिक जफर सुपारी पैसे देने में एक नंबर था, लेकिन उसकी कुछ आदतें खराब भी थी। उसकी एक आदत खराब थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्द आता था और दूसरी उसकी आदत खराब थी कि वो आए दिन नई नई लड़कियों को अपने घर में लेकर आता था और उनके साथ संबंध बनाता था। अब सुमन भी ये सब देखती थी, लेकिन सुमन सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी। लेकिन जफर सुपारी ने जब से सुमन को देखा था तब से उसके मन में सुमन के साथ संबंध बनाने के ख्याल आने लगे थे, लेकिन उसे संबंध बनाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक दिन जब सुमन बाथरूम में नहा रही होती है तभी जफर सुपारी की नज़र उस पे पड़ती है और वह जबरन बाथरूम के अंदर घुस जाता है। बाथरूम में घुसने के बाद वो सुमन के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है, लेकिन सुमन इस बात का घोर विरोध करती है। ये देखकर जफर सुपारी को गुस्सा आ जाता है। वो उस समय तो बाथरूम से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो आए दिन अब सुमन के साथ संबंध बनाने के बारे में ही सोचता रहता था। अब इसी बीच में एक दिन जब रात के समय सुमन अपना सारा काम काज खत्म करके अपने कमरे में पहुंच जाती है सोने के लिए, और जैसे ही आधी रात होती है तो जफर सुपारी उसके कमरे में अचानक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अब जफर सुपारी को अचानक देखकर सुमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी जफर सुपारी सुमन को दबोच लेता है। दबोचने के बाद वो एक ही झटके में उसके कपड़े अलग कर देता है और जबरन उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उस रात जफर सुपारी सुमन के साथ सुबह होने तक कई बार संबंध बनाता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। दरअसल अब जब भी जफर सुपारी का मन करता था तब वो जबरन सुमन के साथ संबंध बना लेता था। सुमन इस बात को लेकर बहुत दुखी थी, लेकिन वो अकेली लड़की विदेश में थी, वो क्या कर सकती थी। सुमन मजबूर थी और जफर सुपारी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इसी बीच में एक दिन सुमन मौका पाकर उस घर से बाहर निकलती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर सुमन पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं और तभी पुलिस वाले आनन फानन में जफर सुपारी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं और उसकी जमकर धुनाई की जाती है। इसके बाद पुलिस वाले सुमन को बाल गृह में भेज देते हैं, लेकिन पुलिस वाले जफर सुपारी से सुमन को भारी मुआवजा भी दिलवाते हैं। अब करीब 1 महीने तक बाल गृह में रखने के बाद सीरिया सरकार सुमन को वापस नेपाल में भेज देती है। फिलहाल सुमन की शादी हो चुकी है
और वो अपने पति के साथ सीतामढ़ी में एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। लेकिन जब भी उसे शेख की याद आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।